हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग टाइम फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, अब हम बिल्स मेथड का पार्ट 2 करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिल्स मेथड का प्रोसेस क्या है, एक एग्जांपल के द्वारा। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें अब वहाँ से एक और क्वेश्चन की सहायता से वो जो एक चीज़ हमने सीखी थी उससे रिलेटेड एक और नई कंसेप्ट हम सीखेंगे और देखेंगे कि जब वो ना हो तो वो क्या होता है। ठीक है, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है वो समझ रहे होंगे कि मैं किस वो की बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं ये एग्जांपल और देखते हैं वो ना हो के वो क्या होता है। सो गाइस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 माइनस 2x2 स्क्वायर। ठीक है, 2x1 x2 माइनस 2x2 स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ये कांस्टेंट है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 2 और ऑब्वियस है x1 x2 ग्रेटर देन 0 होंगे। लिखो नहीं लिखो वो तो होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया गया है, मैंने x3 एक स्लैक वेरिएबल ले लिया इस कांस्टेंट में जोड़ने के लिए, जो मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो गिवन फंक्शन था उसको क्या कर दिया, एफ ऑफ x1 x2 की फॉर्म में यूं रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बिना किसी चेंज के। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, तो मैंने मैक्सिमाइजेशन का ऑलरेडी था तो कोई चेंज किया नहीं है। ठीक है, ये सब ऐसे रखा है। अब देखिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, जितने कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ कांस्टेंट बराबर नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बेसिक वेरिएबल रहेगा, तो लेट x1 बी दी बेसिक वेरिएबल। अब x1 अगर बेसिक वेरिएबल है तो x2 और x3 क्या हो गए, नॉन बेसिक। ठीक है, तो जब वो नॉन बेसिक हो गए तो हमें क्या करना होगा, बेसिक वेरिएबल को नॉन बेसिक के टर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x1 बेसिक है तो बेसिक को नॉन बेसिक, इन दोनों टर्म में कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान है। एक कांस्टेंट के साथ तो x1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x2 माइनस x3। यहां पर क्या हो गया कि x1 तो बेसिक है तो बेसिक को क्या लिख दिया, नॉन बेसिक के टर्म्स में। ठीक है, तो नॉन बेसिक के टर्म्स में आ गया। अब इस इक्वेशन की सहायता से, इक्वेशन 3 की सहायता से हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को किसमें चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसको कन्वर्ट कर देना है नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, जो इक्वेशन 1 है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको नॉन बेसिक वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x1 की जगह पे इस इक्वेशन को पुट करना होगा इक्वेशन 1 में, जिससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बनता है। एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू 4, यहां से इसको यहां रखेंगे तो 2 माइनस 2 x2 माइनस x3 प्लस 6 x2 माइनस 2, x1 की जगह पे फिर से टर्म 2 माइनस 2 x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर माइनस 2, x1 की जगह पे फिर से टर्म 2 माइनस 2 x2 माइनस x3। ठीक है, और x2 एज इट इज x2, और लास्ट वाले टर्म में माइनस 2 x2 का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि वो नॉन बेसिक है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। ठीक है, जैसा पिछले क्वेश्चन में क्या था, एज इट इज वही प्रोसेस है। तो देखिए फिर हमें क्या करना होता है, जब हम हमारे फंक्शन को किस में बदल देते हैं, देखिए भी x1 x2 में नहीं है, ये किस में है, x2 और x3 में है। ठीक है, तो इसको लिख दो x2 x3। तो जब हमारा फंक्शन किस में बदल जाता है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स की टर्म में आ जाता है, तो हमें क्या करना होता है, फंक्शन का नॉन बेसिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे इसके डेरिवेटिव निकालने हैं, डेल एफ अपॉन डेल x2, और एक हमें निकालना होगा डेल एफ अपॉन डेल x3। ठीक है, ये दो हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं एक चीज छूट गई वो बता देता हूँ। हमें क्या करना होता है, जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स x2 और x3 की जो वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू 0 लेनी होती है। नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू 0 सेलेक्ट करते हैं, जिससे हम इस इक्वेशन, यानी जिसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है बेसिक वेरिएबल को नॉन बेसिक में, उस इक्वेशन की सहायता से जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x2 और x3 को 0 0 रखने पर x1 की वैल्यू क्या आ जाती है, x1 की वैल्यू आ जाती है 2। तो ये हमें पहले निकालनी नहीं है, जो कि हम निकालना भूल गए थे, लेकिन मैंने निकाल दिया। देखिए अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x2, और इसका डेरिवेटिव भी करना है विद रेस्पेक्ट टू x3। तो पहले मैं x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 4 का 4, यहाँ से इसके कारण आएगा माइनस का 2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 8 लिख सकता हूँ। माइनस का 8 यहाँ से एज इट इज, इस टर्म का 0 हो जाए, इस टर्म का क्या आ जाएगा, इस टर्म का 0 नहीं होगा, इसका आ जाएगा प्लस में 6। यहाँ से देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, माइनस का 4, अंदर वाला टर्म एज इट इज 2 माइनस 2x2 माइनस x3।
ठीक है, और इसका वापस करेंगे अंदर वाले टर्म का तो क्या आएगा माइनस का 2, जो मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 8 प्लस का 8। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, u इंटू वी का कंसेप्ट लगेगा, तो देखिए -2 कॉमन, यहाँ पे u इंटू वी लगा रहा हूँ तो क्या बनेगा, देखिए ये टर्म एज इट इज 2 माइनस 2x2 माइनस x3, इसका करूंगा 1 और प्लस में ये टर्म का करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो x2 एज इट इज, इस टर्म में -2 आंसर आएगा, ये देखिए, और फाइनली इसका x2 के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा -4x2, ये देखिए ये हो गया डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना होता है, इसका x3 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो देखिए डेल f अपॉन डेल x3 इज इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा, यहां से आ जाएगा -4, यहां से 0, यहां से क्या आ जाएगा सेम टू सेम माइनस का 2 2 जा 4 4 2 माइनस 2x2 माइनस x3, और ये माइनस के x3 के कारण एक माइनस का 1, जिससे ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में होगा, ये एज रहेगा, तो माइनस का 2x2 एज इट इज, इस वाले टर्म का होगा ये 0 और इसका क्या हो जाएगा -1, तो इससे ये प्लस का, इसका 0। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे डेरिवेटिव्स हो गए। हमें क्या करना है, यहाँ पर x2 और x3 की वैल्यू क्या रखनी है, जो हमने पहले सिलेक्ट की है, जो नॉन बेसिक की वैल्यू है वो एज इट इज पुट करनी है 0। ठीक है, तो जैसे ही x2 और x3 को पूरी इक्वेशन में 0 करेंगे ऊपर वाली में, तब डेल f बाय डेल x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी एट x3 एंड x2 इज इक्वल टू 0 पर। देखिए वो क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 8, यहाँ पे प्लस का 6, ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा 16 प्लस का 16, ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 0 0, ये 2 बच जाएगा, यहाँ से ये 0 जाएगा, तो 2 इंटू दिस माइनस के 4 और यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये 12, ठीक है, माइनस के 12 और यहाँ से 16 प्लस 4 22, 12 में 22 गए तो 10 बच गया प्लस का, यहाँ से तो 10 आ गया। यहाँ की बात करते हैं 0 0 रखेंगे तो डेल f अपॉन डेल x3 एट x3 एंड x2 इज इक्वल टू 0 पर देखिए क्या आता है, यहाँ पर जैसे हम वैल्यू रखेंगे हमें प्राप्त होगा माइनस का 4, ठीक है, ये 0 0, ये 2 2 जा है ना, 4 2 जा 8, ये 0, तो यहाँ से कुल मिला के 4 बच गए। ठीक है, और इन 4 के बचते में क्या कह सकता हूं कि ये दोनों पॉजिटिव आ गए, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्लोप के पॉजिटिव आने का या डेरिवेटिव के पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये है ग्राफ देखिएगा, हम जो भी फंक्शन लेके चलते हैं क्यूपीपी के अंदर वो हम लेकर चलते हैं कॉनकेव फंक्शन, तो यानी कि इसकी ज्योमेट्री लगभग यूं है, ठीक है, उल्टे यू की तरह। तो स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब है हम कहां पर है, इस सिचुएशन पर है, ठीक है, इस तरह से है हमारी स्लोप। तो इसमें क्या होगा कि हमें मैक्सिमम पर जाना है, मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा मैक्सिमम की तरफ इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है कि ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल को लेने पर हमें क्या मिलेगा, इंप्रूवेशन मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रूव किससे होगा, जिसकी सबसे ज्यादा स्लोप है। ठीक है, तो इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है तो इससे ज्यादा इंप्रूव होगा, तो यानी कि x2 हमारा क्या होगा, अब एंट्रिंग वेक्टर होगा, या फिर बोल सकते हैं कि बेसिक वेरिएबल्स के अंदर हमें किसकी एंट्री होगी, x2 अब क्या हो जाएगा, बेसिक वेरिएबल हो जाएगा इसके कारण। तो यहां से तो हमने ये पता कर लिया कि x2 क्या होगा, बेसिक वेरिएबल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज अब हमें ये पता करना होगा कि x2 की वैल्यू क्या होगी अगर ये बेसिक होगा तो। ठीक है, तो देखिए एक x2 की वैल्यू तो निकालते हैं अपन, डेल f अपॉन डेल x2 को x3 बराबर 0 एंड x2 बराबर x2 पर रखकर 0 के बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को 0 के बराबर रखना है हमको, ठीक है, और x3 को तो 0 रखना है वैल्यू को, और x2 को x2 रहने देना है, और उससे जो सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू मिलेगी x2 की वो हमें फाइंड करनी। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप सॉल्व करना। तो x2 की जो वैल्यू 5/6, ठीक है, देखिए क्या करना है हमको, इसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है, x3 को 0 करना है उसमें, और x2 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो आएगी 5/6 आएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में x2 की एक वैल्यू हमारी कांस्टेंट से आएगी, ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट क्या है ये, तो देखिए इसमें हमें x3 को तो 0 रखना है, ठीक है, x3 को ऑलरेडी 0 रखना है क्योंकि वो नॉन बेसिक है, हमें अब x2 की बात करनी है। तो जैसे मैं यहाँ से x3 को 0 कर देता हूं, तो देखिए मेरा x2 को कितना बढ़ाऊं कि x1 0 हो जाए, ये नेगेटिव नहीं करना, 0 तक ले जाना है। तो अगर मैं x2 की वैल्यू 1 ही रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि x2 की इस कांस्टेंट के हिसाब से वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, तो x2 के मेरे पास दो पॉसिबल वैल्यू है, एक तो 1 जो कांस्टेंट आई है 5/6
6 जो इस डेरिवेटिव का ही है। अब इनमें से हम सिलेक्ट करते हैं किसको, जो मिनिमम होता है, ठीक है। तो मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे, 5/6 को सिलेक्ट करेंगे। 5/6 को सिलेक्ट कर लिया। 5/6 को सिलेक्ट करने से क्या हो गया कि भाई 5/6 कहां से सिलेक्ट हुआ, ये भी अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसके अंदर हमारा जो वैल्यू थी वो कहां से सिलेक्ट हो रही थी, वो सिलेक्ट हो रही थी कांस्टेंट से, ठीक है। तो जो कांस्टेंट के अंदर जो वेरिएबल जिस जीरो हो रहा था इसके कारण, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते थे, नॉन बेसिक, क्योंकि वो जीरो हो गया। जीरो ही नॉन बेसिक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी वैल्यू जीरो लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती थी जब हम कांस्टेंट से मानते थे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट से नहीं आया, सिलेक्ट कहां से हुआ है, जो डेरिवेटिव है वहां से। तब अब हमें कांस्टेंट की जरूरत तो है, ठीक है, क्योंकि जब ये बेसिक हो जाएगा, x2 जब बेस में जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, तो हमारे पास नॉन बेसिक को बैलेंस भी तो करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास नॉन बेसिक सिर्फ एक रह जाएगा, तो हमें तो एटलीस्ट 2 नॉन बेसिक चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के हिसाब से 2 नॉन बेसिक लेके चल रहे थे ना, तो नॉन बेसिक की संख्या कम नहीं होगी। अगर 2 लेके चल रहे थे तो नॉन बेसिक 2 ही होंगे। तो हमें एक नॉन बेसिक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो है नहीं है यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ गई। इसको सिलेक्ट होते ही ये प्रॉब्लम हर बार आएगी। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि ये जो डेरिवेटिव है इसी को क्या मान लोगे, नॉन बेसिक वेरिएबल मान लोगे, ठीक है। जहां जिस डेरिवेटिव से अपना वैल्यू सिलेक्ट होगी, ठीक है, नए बेसिक वेरिएबल की, उसी को क्या मान लेना है, हमारा जो क्या नाम से नया नॉन बेसिक वेरिएबल मान लेना है, ठीक है। अगर वो यहां से सिलेक्ट होती तो हम किसको मानते हैं, x1 को नॉन बेसिक मानते, क्योंकि x1 को जीरो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ x2 से सिलेक्ट हो रही है तो जीरो कौन होगा, ये डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि हमने ऐसे ही तो निकाला इसको जीरो के बराबर रख के निकाला ना, तो जीरो होने वाली चीज ये है, ये डेरिवेटिव, ठीक है। कब, जब x2 की वैल्यू 5/6 होगी। तो इसलिए हम इस डेरिवेटिव को क्या मान लेते हैं, s2 मान लेते हैं, सॉरी s1 मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल, s1 एक नया वेरिएबल मान लेते हैं इस डेरिवेटिव को ही, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव एट पॉइंट x3 बराबर 0 और x2 बराबर 2 पर क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नया नॉन बेसिक वेरिएबल। तो देखो अब नॉन बेसिक वेरिएबल वापस 2 हो गए। एक तो कौन हो गया, x2 तो क्या वहां से निकल गया, x3 है ऑलरेडी, और एक कौन है, s1 और s3 अब हमारे पास क्या है, नए नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो हमारे नेक्स्ट सेट में क्या हो गया, हमारे नेक्स्ट सेट में s1 और x3 इक्वल टू 0 नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है, नॉन बेसिक वेरिएबल। और उससे x2 हमने जो सिलेक्ट किया है वो क्या किया है, x2 सिलेक्ट किया गया है 5/6, तो x2 की वैल्यू तो 5/6। और x1 की बात करते हैं तो x1 की वैल्यू इस कंस्ट्रेंट से देखिए क्या आएगी, इस कंस्ट्रेंट से बोल लो, इस कंस्ट्रेंट से बोल लो, x3 तो 0 है ही, ठीक है, तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब x2 की वैल्यू जब हम 5/6 रखेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने पर जो x1 की वैल्यू वो देखते हैं क्या आती है, इसकी वैल्यू रखते हैं अपन 5/6, तो यहाँ से कटोगे 3, तो 3 2 6, 6 - 5/3 विच इज 1/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। तो 1/3 x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू 5/6 हमारे पास क्या आ गया, अब नया सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमें चेक करना है क्या इस पोजीशन पर, ठीक है, जब s1 और s3 नॉन बेसिक है और x2 और x1 बेसिक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन वहीं पर ऑप्टिमम होता है या फिर हम और एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से हमारे गिवन फंक्शन को नॉन बेसिक में कन्वर्ट करेंगे, और नॉन बेसिक कौन है, s1 और x3, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं, फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करके चेक करेंगे कि वो ऑप्टिमम स्टेट है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो del f अपॉन del x हमने निकाला, तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रहेगा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करना तो ये आ जाएगा, इसको हमने s1 मानना है, ठीक है। तो ये हमने s1 मान लिया, और हमारे पास ऑलरेडी कंस्टेंट दे रखा था x1 बराबर 2 - x3 - 2x2, ठीक है, ये ऑलरेडी हमें गिवन था। अब इसकी और इसकी सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास वेरिएबल है, जो बेसिक वेरिएबल है, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नॉन बेसिक में। यानी कि हमें x1 और x2 जो हमने अब इस सेट के अंदर नए बेसिक वेरिएबल लिए हैं, इनको लिखना पड़ेगा हमें s1 एंड x3 की फॉर्म के अंदर, ठीक है, इनके रूप में। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहां से इन दोनों में से तो 6 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 10 - 6, ठीक है, x2 प्लस, सॉरी यहां से क्या आ जाएगा 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू s1, ठीक है। और देखिए ये टर्म जो है वो एज इट इज यहां पर भी है, तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से x2 इसको इधर ले आएंगे, -2 इज इक्वल टू यहां से, ठीक है, एक माइनस कॉमन -1, तो बचेगा यहाँ पे 2x2 प्लस x3, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए यहां से 2x2 प्लस x3 की वैल्यू यहां पर रख देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे रखने से क्या होगा, जब मैं ये x1 है, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए 10 - 6, ठीक है,
इसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो माइनस के साथ ही रख देता हूँ, तो प्लस का 6, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा x1 - 2 इज इक्वल टू s1। मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू कैसे आएगी, 10 को उधर ले जाएंगे, s1 - 10, ठीक है, इट इज इक्वल टू 6 x1 - 2, x1 - 2 6 को उधर ले जाएंगे, s1 - 10 ओवर 6, 2 को उधर ले जाएंगे, x1 इज इक्वल टू s1 - 10 ओवर 6 माइनस सॉरी प्लस में 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, s1 - 10 प्लस 12 ओवर 6 कट गया इज इक्वल टू s1 + 2/6। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, s1 + 2/6 इन टर्म्स ऑफ s1, ठीक है। कोई जरूरत नहीं x3 आई, x3 में कोई जरूरत नहीं आए, x1 s1 में आ गया, तो जो x1 है वो s1 के अंदर लिखा जा सकता है इस तरीके से। अब हमें क्या करना होगा, x2 को लिखना होगा, तो उसके लिए इस वैल्यू को, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x3 तो है ही, बस s1 को इसकी टर्म में लिखना है, ठीक है, x1 को। और देखिए कैसे होता है, यहां से इसकी वैल्यू यहां पर रख रहा हूं, तो देखिए s1 + 2/6 इज इक्वल टू यहां से 2 - x3 - 2x2, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इधर और इसको इधर ले लेते हैं, तो 2x2 इज इक्वल टू 2 - x3 माइनस s1 - 2/6 इज इक्वल टू, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये नहीं कि आप बाद में खोलो, तो यहाँ पे 6 को कॉमन लेंगे तो 12 - 6x3 - 6, यहाँ से एज इट इज रहेगा s1 - 2/6, सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसमें से गया 10 - 6x3 - s1/6, यहाँ से इसका डिवाइड करेंगे तो ये 12 2 जा, तो 6 2 जा 12, यानी कि x2 इज इक्वल टू 10 - 6x3 - s1/12। ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे बेसिक वेरिएबल की इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल x3 एंड s1, ठीक है, ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब हमें इन दोनों की सहायता से जो हमारा गिवन फंक्शन था f ऑफ x1 x2, ठीक है, f ऑफ x1 x2, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, f ऑफ x3 s1 में, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको चेंज। देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, जो x1 x2 में फंक्शन गिवन था उसको x1 और x2 को जो हमने अभी वैल्यूज निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट करके, x1 की तो 2 + s1/6 और x2 की 10 - 6x3 - s1/12 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये फंक्शन जो है वो x3 और x1 में बन गया, ठीक है, यानी कि नॉन बेसिक के टर्म्स में आ गया। अब हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है कि डेल f ऑफ x3 निकालना है और एक डेल f ऑफ x s1 निकालना है, ठीक है, और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है एट पॉइंट x3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू s1, ठीक है, s1 और x3 को 0 रखकर वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर भी सेम करना है, x3 और s1 को 0 रखकर वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव करना कोई बड़ी बात नहीं है, यू आर एमएससी स्टूडेंट, इट इज वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो देखिए x3 और s1 को 0 रखने पर इसकी वैल्यू तो -1 आएगी और इस वाले की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। जब फाइनल सिंप्लीफाई करके वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यूज हमें आकर होगी, ठीक है। तब उस पोजीशन पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास स्टेज आ गई ये वाली, ठीक है, यहां पर पॉइंट आ गया हमारा कि यहां पर हमारी स्लोप कैसे, ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, ये पोजीशन। अब हम अगर किसी भी वेरिएबल को बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल बढ़ाने पर हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम मैक्सिमाइजेशन पर पहुंचे, कि वेरिएबल की वैल्यू जैसे बढ़ेगी ये पॉइंट और नीचे गिरेगा, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन से दूर हटेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें कोई भी चेंज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि चेंज करने से क्या होगा कि हम मैक्सिमाइजेशन से दूर हटेंगे। तो हमारे पास जो इस वक्त इस पोजीशन पर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो क्या है, मैक्सिमाइज्ड है, ऑलरेडी सफिशिएंट है, ठीक है। हमारा जो पोजीशन है ये इस वक्त कौन सी है, ऑप्टिमाइजेशन की पोजीशन है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव स्लोप है, और अगर इसकी बात करूं तो 0 का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, यानी मैक्सिमम मिल ही रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम है, और इसके हिसाब से आप इंप्रूव नहीं कर सकते x3 में, ठीक है। ये सफिशिएंटली इंप्रूव्ड है s1 और इसको कोई इंप्रूवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कम कर सकते हैं लेकिन इसको कम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मेथड क्या कहता है कि इसको कम नहीं करना, ये जहां पर इसको वहीं पर रख दो, क्योंकि कम करने पर फिर और दिक्कत होती है, क्योंकि हम कम से तो बढ़ के आए हैं, ठीक है। अब हम कोई चेंज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एट दैट पोजीशन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि ये पॉइंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, ये ऑप्टिमम स्टेट है, पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम स्टेट है, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है यानी कि x1 बराबर 1/3 और x2 बराबर 5/6, ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। और यहाँ पर x3 जो हमने सिलेक्ट वेरिएबल लिया था वो 0 आ गया है, और s1 जो हमने एक और वेरिएबल जोड़ा था किसके लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए, वो भी 0 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट ऑफ ऑप्टिमैलिटी है, ठीक है। तो ये था बेल्स मेथड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बार मैं फिर से आपको बताऊं तो देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है
ठीक है, उसमें हमें देखना होता है कि कंस्टेंट कितने हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर। तो जितने कंस्टेंट है उतने बेसिक वेरिएबल सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। और जैसे कि 2 कंस्टेंट है तो 2 बेसिक वेरिएबल, 1 कंस्टेंट है तो 1 बेसिक वेरिएबल, जो गिवन होते हैं उन्हीं में से करना होता है। जैसे x1 और x2 में फंक्शन है तो हमें x1 और x2 में से ही चुनना होगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो x3, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी जो दिया हुआ है उसी में से बेसिक चुने। वो चुनने के बाद में हमें नॉन बेसिक की टर्म्स में बेसिक को लिखना है, फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, नॉन बेसिक में, उसके नॉन बेसिक के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, वहां पे नॉन बेसिक को 0 रखना है पार्शियल डेरिवेटिव में, और चेक करना है जो हमारी स्लोप है वो क्या आती है, ठीक है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो यानी कि हमें वहीं पे बंद करना है काम। अगर स्लोप पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, उसके अंदर हमें चेंज देखना है हम कितना कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू डिसाइड करनी है। वैल्यू डिसाइड करने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज करना है और उस डेरिवेटिव का खुद का यूज करना है। डेरिवेटिव का यूज कैसे करना है, डेरिवेटिव को 0 रखना है, जो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमारी जो स्लोप है पॉजिटिव आई है उसको 0 रखना है, और जो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमारी स्लोप या जिस डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसको एज इट इज रखना है, और हमें वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और एक कांस्टेंट से निकालनी है। वो निकालने के बाद में हमें उनमें से जो मिनिमम है उसे सिलेक्ट करना है। अगर मिनिमम सिलेक्ट होता है कांस्टेंट से तो फिर कांस्टेंट में जिस वेरिएबल को 0 करने से वो सिलेक्ट हो रहा है वो हमारा नॉन बेसिक हो जाएगा, और जो हमारा सिलेक्ट हुआ है वो बेसिक हो जाएगा। और फिर हमें जो नया नॉन बेसिक है वो, जो पुराना नॉन बेसिक है वो, उन दोनों के अंदर किसको लिखना है, इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है, और जो गिवन फंक्शन है उसको भी उसमें कन्वर्ट करके फिर से सेम प्रोसेस करना है। और यदि हमारा डेरिवेटिव से वैल्यू सिलेक्ट होती है मिनिमम, तो हमें डेरिवेटिव को नया वेरिएबल मानना है s1 और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, जस्ट इट। और हमारे पास क्या है, ये है बिल्स मेथड। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा हमारे पास किस पर, वो होगा हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन प्रोग्रामिंग पर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रामिंग पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माई सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।